आज की इस वीडियो में हम करेंगे कैन यू टेल क्वेश्चंस क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1 के फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के। और ये कैन यू टेल क्वेश्चंस रिलेट करते हैं फेडरल बोर्ड से क्लास 9 की बुक से। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैन यू टेल का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम देख लेते हैं डिटेल में। तो हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन है, कैन यू राइट द नंबर्स इन पावर ऑफ 10 एंड चूज़ प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है और हमसे कहा है कि हमें उन नंबर्स को यानी उन वैल्यूज़ को पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखना है यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और साथ में हमें एप्रोप्रिएट यानी करेक्ट प्रीफिक्स यूज़ करना है उन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो कि यूज़ किया जा सकता है। क्या मतलब है हम देख लेते हैं। ए पार्ट है हमारे पास कैन यू टेल नंबर 1 का। द मास ऑफ सन इज़ अबाउट, हमारे पास मास ऑफ सन बताया है इतना है, और ये मास हमारे पास जो गिवन है ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमें इसे लिखना है पावर ऑफ 10 की फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे, तो मैंने सपोज़ कर लिया कि मास ऑफ सन हमारा बराबर है इस वैल्यू के। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 3-3 के ब्लॉक्स बनाए हैं, या आप कह सकते हो 3-3 के मैंने ग्रुप्स बनाए हैं ज़ीरोज़ के, क्योंकि जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखेंगे तो हमें 10 की पावर डिसाइड करने में आसानी होगी। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे मेंटिसा वाला पार्ट साइंटिफिक नोटेशन का। वो क्या होता है मेंटिसा वाला पार्ट, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर है इस ज़ीरो के बाद, केजी से पहले जो ज़ीरो है इस ज़ीरो के बाद पॉइंट है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। और जब भी हम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो जब हम पॉइंट को 1 के बाद शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो मेंटिसा वाला पार्ट आएगा क्या आएगा 1.97। पॉइंट को हमने शिफ्ट किया 1 के बाद तो हमारे पास वैल्यू हो गई 1.97। मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, और जब भी हम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो बेस हम लेते हैं 10, और 10 की पावर यहाँ पर 30 कैसे आई। तो पॉइंट को जब हमने 1 के बाद शिफ्ट किया तो बीच के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो वो कितने हैं 30 हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करो 3-3 का ज़ीरो का एक ग्रुप बना हुआ है। तो एक ग्रुप ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 9 ग्रुप हैं ज़ीरो के, 3-3 के, जिसके अंदर आपके ज़ीरोज़ मौजूद हैं। तो 9 थ्रीज़ा हो गए 27, और क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है 1 के बाद तो 970 ये भी हमारा एक ग्रुप हो गया 3 डिजिट का। इसका मतलब जब हमने पॉइंट को शिफ्ट किया 1 के बाद तो बीच में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं टोटल वो कितने हैं 30 हैं। और पॉइंट को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, इसका मतलब 10 की पावर क्या होगी 30 होगी और पॉजिटिव होगी। तो टोटल हमारे पास 27 ज़ीरोज़ हैं और 3 हमारे पास ये डिजिट्स हैं 970। तो टोटल हमारे पास डिजिट्स हो गए 1 के बाद कितने 30। तो लिहाजा साइंटिफिक नोटेशन हो गई मास ऑफ सन की, यानी जब हम मास ऑफ सन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या वैल्यू लेंगे 1.97 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 30, और मास ऑफ सन का यूनिट क्या होता है केजी। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास एक पार्ट कि हमें गिवन वैल्यू को जो कि मास ऑफ सन की वैल्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी, इसे हमने लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में जिसको हम कह सकते हैं पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, हमें एक एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स यूज़ करना है कि इस साइंटिफिक नोटेशन में हम कौन सा प्रीफिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रीफिक्स का मतलब होता है 10 की पावर या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। आपने पढ़ा होगा कि प्रीफिक्स किसी भी वैल्यू को या तो बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं अगर पावर 10 की पॉजिटिव है, या किसी भी वैल्यू को बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर 30 है, तो इसका मतलब मास ऑफ सन हमारा बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने कोई ऐसा प्रीफिक्स पढ़ा है कि 10 की पावर 30 आपका किसी प्रीफिक्स के बराबर हो, जैसे किलो होता है 10 की पावर 3 किलो के बराबर होता है। माइक्रो की बात करें 10 की पावर -6 माइक्रो के बराबर होता है। तो जब आप प्रीफिक्स का टेबल देखोगे तो प्रीफिक्स के टेबल में आपको 10 की पावर 30 का कोई प्रीफिक्स नहीं मिलेगा। तो लेकिन हमसे कहा है कि हमें इस वैल्यू को यानी मास ऑफ सन को जो कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है इसे हमें लिखना है बाय यूजिंग प्रीफिक्स। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मास ऑफ सन को अगर मैं आपसे कहूँ ये जो 10 की पावर 30 है अगर मैं इसको ब्रेक करके लिख दूँ तो मैंने 1.97 को एज इट इज़ रखा, यानी मेंटिसा वाला पार्ट साइंटिफिक नोटेशन का मैंने एज इट इज़ रखा।
मल्टीप्लाई की साइन लगाई और 10 की पावर 30 को मैंने डिवाइड कर दिया किसमें 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 की पावर 30 को मैं इस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूं 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 की फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है। पावर्स को फिर से आप ऐड करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 24 + 6 यानी 10 की पावर 30। तो ये मैंने ब्रेक करके इसको लिखा है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रीफिक्स का टेबल होता है उसमें हमारे पास 10 की पावर 30 के लिए तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम उससे पहले देखें तो हमारे पास एक प्रीफिक्स यूज़ होता है योटा, जिसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कराते हैं, जो कि बराबर होता है 10 की पावर 24 के। तो 10 की पावर 24 की जगह हम क्या लिख देंगे, योटा लिख देंगे। तो मास ऑफ सन इज इक्वल टू 1.97 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और 10 की पावर 24 की जगह मैंने लिख दिया योटा केजी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई मास ऑफ सन की बाय यूजिंग प्रीफिक्स। क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मास ऑफ सन को लिखा, फिर 10 की पावर 30 को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 में। लेकिन जब आप प्रीफिक्स का टेबल देखोगे तो 10 की पावर 30 का आपके पास कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो इसलिए हमने इन वैल्यूज़ को ब्रेक कर दिया 10 की पावर 6 और 10 की पावर 24 में। और प्रीफिक्स के टेबल में 10 की पावर 24 बराबर होता है योटा के, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई। तो 1.97 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 को मैंने सेम रखा और 10 की पावर 24 की जगह मैंने रख दिया वाई यानी योटा किलोग्राम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का कैन यू टेल का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट कैन यू टेल का। कैन यू राइट द नंबर्स इन पावर ऑफ 10 एंड चूज द प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग नंबर्स। फिर से हमारे पास वही सवाल है, हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बताया है और इसे हमें लिखना है पावर ऑफ 10 की फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में, और साथ में हमें कोई अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स भी यूज़ करना है। तो सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो किसके बराबर है 0 पॉइंट, और यहाँ पर तकरीबन 10 जीरो है, उसके बाद 5 है और यूनिट क्या होगा रेडियस का मीटर। तो ये हमने सपोज कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें इसको लिखना है पावर ऑफ 10 की फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि यहाँ पर 5 है। तो बीच के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं टोटल 11 आ रहे हैं। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में इस वैल्यू को लिखेंगे तो हमारे पास मैंटिसा वाले पार्ट में आ जाएगा 5, क्योंकि हमने पॉइंट को 5 के बाद शिफ्ट किया है। तो लिहाजा मैंटिसा वाले पार्ट में आ गया 5, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, 10 हमने लिया एज अ बेस। और यहाँ पर -11 क्यों आया, क्योंकि एक तो हमने पॉइंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, आपको पहले भी बताया था जब भी हम पॉइंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो पावर हमारी क्या होती है नेगेटिव होती है। और पॉइंट को जब हम 5 के बाद लेकर गए तो बीच में नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स कितने थे, वो थे टोटल 11। तो इसलिए 10 की पावर क्या आ गई -11। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कि हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को लिख दिया इन पावर ऑफ 10 यानी 10 की पावर की फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में आप कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर -11 के लिए हम यूज़ करेंगे एक अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ 10 की पावर -11 के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई प्रीफिक्स नहीं है प्रीफिक्स के टेबल में, तो हम इस पर यहाँ पर थोड़ा सा मैथ अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ 10 की पावर -11 को क्या हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई, 5 और मल्टीप्लाई की साइन को मैंने एज इट इज़ लिखा, और 10 की पावर -11 को मैंने ब्रेक करके लिखा 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 मीटर। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ 10 की पावर 1 और 10 की पावर -12 को अगर आप सोल्व करोगे, बेस सेम है, पावर्स यहाँ पर आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, 1 -12 फिर से आपके पास क्या आ जाएगा -11। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो प्रीफिक्स का टेबल है उसमें हमारे पास 10 की पावर -11 के लिए तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन 10 की पावर -12 के लिए हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं पीको और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। तो इसलिए हमने ऐसा किया है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 10 की पावर -12 की जगह हम लिख देंगे पी को, और 5 को अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 5 हो जाएगा 50। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास आ गया 50 पिकोमीटर। देखो स्टूडेंट्स कैसे आया ये, तो स्टूडेंट्स ये आंसर कैसे आया, 5 को मैंने 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 10 हो जाएगा 50, और 10 की पावर -12 की जगह मैंने यूज़ कर लिया प्रीफिक्स जो कि यहाँ पर पिको है, और मीटर को मैंने एज इट इज़ लगा दिया। इसका मतलब कि अगर हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास वैल्यू होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 मीटर। लेकिन अगर हम इसको प्रीफिक्स के ज़रिए अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा 50 पिकोमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बी पार्ट का कैन यू टेल 1 का।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट कैन यू टेल 1 का। फिर से हमारे पास एक वैल्यू गिवन है और उस वैल्यू को हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में यानी पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। तो देख लेते हैं। द एज ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, हमें अर्थ की एज बताई है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम एज ऑफ अर्थ को इस वैल्यू के बराबर सपोज कर लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर कहाँ है, सेकंड से पहले जो जीरो है इसके बाद हमारा पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। इस पॉइंट को हमें लेकर जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो कि यहाँ पर 1 है। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे पॉइंट को, जब हमने 1 के बाद शिफ्ट किया तो मेंटिसा वाला पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1.433। तो 1 के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, बाकी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स थे उसको हमने लिख दिया। बाकी के ज़ीरो को यहाँ पर मेंटिसा वाले पार्ट में हम नहीं लिखते जब भी हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। मल्टीप्लाई की साइन लगाई, 10 की पावर 17 कैसे आ गया, जब हमने इस पॉइंट को 1 के बाद शिफ्ट किया तो बीच के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितने हैं, 17 है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया है, 3 0 के 4 ग्रुप हैं और एक 300 का एक ग्रुप है। तो 3 3 6 और ये 9 और ये 12 13 14 15 16 17। तो हमने पॉइंट को कितने डिजिट के बाद शिफ्ट किया है, 17 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है और पॉइंट को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, लिहाजा हमारे पास पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास एज ऑफ अर्थ आ गई सेकंड में कितनी, 1.433 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 सेकंड्स। तो ये हमारे पास एज ऑफ अर्थ आ गई पावर ऑफ 10 की फॉर्म में, या आप कह सकते हो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे। तो 10 की पावर 17 के लिए कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है प्रीफिक्स के टेबल में, तो लिहाजा हम यहाँ पर थोड़ा सा मैथ अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 10 की पावर 17 को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। क्योंकि 10 की पावर 2 और 10 की पावर 15 को जब आप सोल्व करोगे बेस सेम है 10, तो 15 प्लस 2 फिर से क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रीफिक्स का टेबल है उसमें हमारे पास 10 की पावर 15 की वैल्यू मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पेटा। पेटा को हम रिप्रेजेंट कराते हैं कैपिटल पी से और उसकी वैल्यू क्या है, 10 की पावर 15। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1.433 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 10 की पावर 2 से और साथ में 10 की पावर जो 15 है इसकी जगह हम लिख देंगे पेटा। तो एज ऑफ अर्थ हमारे पास क्या आ जाएगी, 143.3 पेटा सेकंड। कैसे आई, 1.433 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 10 की पावर 2 यानी 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 143.3 और 10 की पावर 15 की जगह मैंने लिख दिया पेटा और साथ में मैंने यूनिट लगा दिया सेकंड। तो एज ऑफ अर्थ हमारे पास आ गई पेटा सेकंड में कितनी, 143.3 और ये आ गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कैन यू टेल का फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कैन यू टेल नंबर 2, कैन यू एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। अब हमारे पास फिर से कुछ वैल्यूज़ गिवन है और हमें इन वैल्यूज़ को लिखना है पावर ऑफ 10 की फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में। तो ए पार्ट हमारे पास है, द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर इज़ अबाउट 1 लाख नैनोमीटर, कि हमारे पास जो पेपर की शीट की थिकनेस है वो कितनी है, 1 लाख नैनोमीटर। हमें इस वैल्यू को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट थिकनेस ऑफ पेपर शीट इज इक्वल टू 1 लाख नैनोमीटर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पॉइंट हमारा इस जीरो के बाद है यानी नैनो से पहले जो जीरो मौजूद है, जीरो के बाद यहाँ पर पॉइंट डेसिमल मौजूद है, तो इसे हमें शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि यहाँ पर 1 है। तो बीच में जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो सबसे पहले हम दिखते हैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन में मेंटिसा वाला पार्ट। तो मेंटिसा वाला पार्ट के अंदर हमारे पास जो 1 लाख था इसको हमने रिड्यूस करके लिख दिया 1, क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है 1 के बाद और 1 के बाद सारे ज़ीरो हैं। तो मेंटिसा वाले पार्ट में हम ज़ीरोज़ को नहीं लिखते, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। और क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है 5 डिजिट्स के बाद शिफ्ट किया है, तो इसलिए हमारे पास 10 की पावर आ गई 5 और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है तो 10 की पावर 5 हम पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर जो नैनो है वो हमारा क्या है, प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -9। तो लिहाजा मैंने नैनो की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर -9 और मीटर को मैंने एज इट इज़ रखा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने 1 को एज इट इज़ रखा, 10 की पावर 5 और 10 की पावर -9 में बेस सेम है जो कि यहाँ पर 10 है और 5 -9 हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -9 में से अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 और साथ में मैंने लगा दिया मीटर। तो हमारे पास थिकनेस ऑफ पेपर शीट आ गई मीटर के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में कितनी, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट। पाकिस्तान हैज़ टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ ओवर 40,000 मेगावाट। हमसे कहा है कि पाकिस्तान की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो तकरीबन है 40,000 मेगावाट। हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है पावर ऑफ 10 की फॉर्म में, या आप कह सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सपोज किया जनरेशन कैपेसिटी हमारी बराबर है किसके, 40,000 मेगावाट के। अब हमें इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट हमारा कहाँ पर है, ज़ीरो के बाद है, तो इससे हम लेकर जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो कि यहाँ पर 4 है। तो साइंटिफिक नोटेशन में मेंडिसा वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है 4 डिजिट के बाद, यानी जब 4 के बाद लेकर आए तो बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4 है। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है तो 10 की पावर आ गई 4, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है। और मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6। तो मेगा की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 6, बेस हमारी सेम है तो पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो फाइनल हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी आ जाएगी पावर ऑफ 10 की फॉर्म में कितनी, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी आ गई 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 वाट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पावर ऑफ 10 का जनरेशन कैपेसिटी का। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अ सिंगल हार्ड डिस्क कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर हैज़ एक्सीडेड 30 टेराबाइट। कि हमारे पास एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है और उसको एक्सीड किया गया है 30 टेराबाइट तक। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने सपोज कर लिया कि हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो किसके बराबर है, 30 टेराबाइट के। अब हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो पॉइंट हमारा कहाँ पर है, सबसे पहले 0 के बाद है, तो पॉइंट को हम लेकर जाएंगे 3 के बाद। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में मेंटिसा वाला पार्ट आ जाएगा 3। पॉइंट को हमने एक डिजिट के बाद शिफ्ट किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 10 की पावर आ गई 1, पॉजिटिव लेंगे। टेरा का मतलब होता है, टेरा इज़ अ प्रीफिक्स और इसकी वैल्यू होती है 10⁻²²। तो टेरा की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर से यहाँ पर बेस सेम है विच इज़ 10 हीयर। तो अब हम क्या करेंगे, इन पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 12 यानी 10 की पावर 13। तो फाइनल हमारे पास हार्ड डिस्क कैपेसिटी आ गई बाइट के अंदर कितनी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 बाइट। तो ये हमारे पास आ गई हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पावर ऑफ 10 की फॉर्म में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कैन यू टेल का क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मीटर रोड इफ़ इट इज़ 20.14 सेंटीमीटर मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। हमसे यहाँ पर कहा है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो और हमसे कहा जाए कि हम उसकी लेंथ मालूम करें मीटर रोड से तो क्या आएगी। और यहाँ पर जो हमें वैल्यू बताई है लेंथ मेजर करके बताई है किससे, वर्नियर कैलिपर से। यानी जो रीडिंग गिवन है ये लेंथ हमने मेजर की है उस ऑब्जेक्ट की वर्नियर कैलिपर से। कितनी वैल्यू आई आंसर में, 20.14 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि अगर उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मीटर रोड से मालूम करें तो वैल्यू क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग बताई है, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करोगे वर्नियर कैलिपर से तो रीडिंग बताई है कितनी, 20.14 सेंटीमीटर। और अगर आप मीटर रोड से रीडिंग मेजर करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 20.1 सेंटीमीटर। ये 20.1 सेंटीमीटर डायरेक्ट मैंने कैसे कह दिया आपको बता देता हूँ। तो इसका रीज़न क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है सेंटीमीटर में, 0.01। लेकिन अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें मीटर रोड के लिहाज से तो वो होता है 1 मिलीमीटर। और अगर आप 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। और अगर हम मीटर रोड के लीस्ट काउंट की बात करें तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है। तो इसका मतलब कि वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग हमें बताई है 20.14 सेंटीमीटर, जब हम उस ऑब्जेक्ट को वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर बताया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि मीटर रोड से अगर हम उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करें तो रीडिंग क्या होगी। तो क्योंकि मीटर रोड के अंदर जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब पॉइंट के बाद सिंपल 1 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 4 को ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.1 सेंटीमीटर। क्योंकि जो लीस्ट काउंट है मीटर रोड का वो है 0.1 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है। तो लिहाजा जो सेकंड डेसिमल प्लेस थी जब हमने रीडिंग को मेजर किया था वर्नियर कैलिपर से उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे पास मीटर रोड से रीडिंग आ जाएगी 20.1 सेंटीमीटर।
तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय द मीटर रोड विल बी अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कि जब लेंथ को मेजर किया जाएगा ऑब्जेक्ट की मीटर रोड से, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 1 डिजिट आना चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट। हेंस द लेंथ मेजर्ड बाय द मीटर रोड विल बी 20.1 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से जो लेंथ जो कि मेजर हो रही है मीटर रोड से वो कितनी है, 20.1 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं कैन यू टेल का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारे पास, सम मीटर रेगुलर्स लाइक वन शोन इन द फिगर 1.7 आर मार्क्ड विद द इंचेस एंड फीट। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल ऑन दिस स्केल। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक मीटर रोड मौजूद है और मीटर रोड के अंदर जो रीडिंग होती है वो सेंटीमीटर में भी होती है, इंच में भी होती है और फीट में भी होती है। तो हमसे कहा है कि ये जो हमारे पास मीटर रूल मौजूद है, अगर इसके अंदर जो रीडिंग है इंचेस और फीट में हम मेजर करेंगे तो लीस्ट काउंट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है, चाहे रीडिंग आप सेंटीमीटर में लो, इंच में लो या फीट में लो, किसी में भी लो, उसका लीस्ट काउंट हमेशा सेम रहता है, जो कि होता है 1 मिलीमीटर। यानी कम से कम जो मेजरमेंट आपका मीटर रूल कर सकता है वो कितनी कर सकता है, 1 मिलीमीटर कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोड इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, चाहे आप मेजरमेंट इंचेस के अंदर लो या फीट के अंदर लो। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, अगर आप मैं क्लोजर लुक की बात करूँ इस मीटर रूल की, तो जो फर्स्ट लाइन है वो कितने की है, 1 मिलीमीटर की है, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब जो एक लाइन है वो 1 मिलीमीटर की है। इसी तरह से अगर हम इंचेस वगैरह की बात करें तो यहाँ भी कम से कम जो मेजरमेंट है वो 1 मिलीमीटर ही आ सकती है। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कैन यू टेल का क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ पेज एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर। विच इंस्ट्रूमेंट्स वुड यू यूज, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, वाई। अब हमसे कहा है कि आपके पास अगर एक पेपर हो और उस पेपर की आपसे कहा जाए कि थिकनेस मेजर करो और इंटरनल डायमीटर मेजर करना है एक बीकर का, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे या स्क्रू गेज यूज़ करेंगे। क्या कहा है फिर से बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास पेज है जिसकी हमें थिकनेस मालूम करनी है, और दूसरा हमारे पास बीकर है जिसका हमें डायमीटर मालूम करना है। तो हमें बताना है कि थिकनेस ऑफ पेज मालूम करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर करेंगे या स्क्रू गेज। इसी तरीके से इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर मालूम करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देख लेते हैं किसके लिए सॉल्यूशन, थिकनेस ऑफ पेज के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर आपको थिकनेस मालूम करनी हो किसी भी पेज की तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रू गेज। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो बहुत कम होता है। स्क्रू गेज से जो भी रीडिंग ली जाती है उसका जो आंसर आता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आता है, और लीस्ट काउंट होता कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, वी कैन मेजर द थिकनेस ऑफ अ पेज बाय यूजिंग स्क्रू गेज। अगर आपको थिकनेस मालूम करनी है किसी भी पेज की तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज यूज़ करेंगे। बिकॉज स्क्रू गेज गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग ड्यू टू इज स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट विच इज़ 0.01 मिलीमीटर। क्योंकि जो स्क्रू गेज का जो फाइनल आंसर है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है इसके स्मॉल लीस्ट काउंट की वजह से, जो कि है 0.01 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमसे कहा था कि इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर अगर आपको मालूम करना हो तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे। तो आप डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इंटरनल डायमीटर मालूम किया है किसका, बीकर का। तो उसके लिए हमने यूज़ किया है वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर के कौन से जॉज यूज़ किए, इनर जॉज को हमने यूज़ किया है। और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम इंटरनल डायमीटर स्क्रू गेज की मदद से मालूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी है, वी कैन मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, कि हम मेजर कर सकते हैं इंटरनल डायमीटर बीकर का बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, बिकॉज स्क्रू गेज कैन नॉट मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ बीकर। क्योंकि स्क्रू गेज की मदद से हम इंटरनल डायमीटर नहीं मालूम कर सकते, और उसका जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का वो ज़्यादा होता है स्क्रू गेज से। कितना होता है सेंटीमीटर में, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कैन यू टेल का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बुक्स इन अ लाइब्रेरी वर काउंटेड वन बाय वन। एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर बुक्स मौजूद हैं और उन बुक्स को जब काउंट किया गया एक एक करके देयर वर अ टोटल ऑफ 57,000 बुक्स। तो टोटल जो बुक्स थी लाइब्रेरी में कितनी थी 57,000। हाउ मच सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर दियर इन द रिजल्ट के अगर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स थी वो कितनी है 57,000 है। तो 57,000 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं वो हमें बताना है। और साथ में हमसे कहा है विल द रिजल्ट चेंज, क्या रिजल्ट चेंज होगा इफ़ द बुक्स आर मेजर्ड इन द पैकेट्स ऑफ 10, कि अगर हम 10-10 बुकों का पैकेट बना दें तो क्या रिजल्ट चेंज होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं 57,000 बुक्स की। जब हमने इनको काउंट किया एक एक करके तो टोटल हमारे पास जो बुक्स आई वो 57,000 आई। तो 57,000 के अंदर स्टूडेंट दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फाइनल जीरोज हमारे काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वही हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जो कि यहाँ पर 5 और 7 है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 57,000 बुक्स इफ़ दे आर काउंटेड वन बाय वन। के टोटल दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं 57,000 बुक्स के अंदर अगर वो काउंट की जाती हैं एक एक करके। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा था इफ़ द बुक्स आर मेजर्ड इन द पैकेट्स ऑफ 10 देन नंबर ऑफ पैकेट्स विल बी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर हम बुक्स को मेजर करते हैं 10 के पैकेट्स की फॉर्म में तो नंबर ऑफ पैकेट्स यानी टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे। तो 57,000 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास हो गए 5,700। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 5,700 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो यहाँ भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स मौजूद नहीं है। 5,700 में फाइनल ज़ीरो काउंट नहीं होंगे तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 5 और 7। इसका मतलब चाहे अगर आप बुक्स को इंडिविजुअली मेजर करो यानी काउंट करो, टोटल बुक्स हैं आपके पास 57,000 तो इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर आप बुक्स को 10 के पैकेट की फॉर्म में मेजर करोगे तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स बने वो कितने बने 5,700 और 5,700 में भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो दोनों के अंदर जो हमारा आंसर है वो सेम आ रहा है यानी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगेन देयर आर टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 5,700 सो वी कैन से डेट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल रिमेन सेम इन बोथ केसेस। तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो दोनों केसेस में सेम रहेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर जितने भी हमारे पास यूनिट नंबर 1 में कैन यू टेल क्वेश्चंस थे उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।